आसमान में जब हम सबसे चमकने वाले तारों को देखते हैं तो अक्सर ये ख्याल आता है कि हमारा सबसे करीबी तारा भी ऐसा ही कोई विशाल और मतलब रोशन गोला होगा। हाँ, ये सोचना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन ब्रह्मांड की विडंबना देखिए, सूरज के बाद पृथ्वी का जो सबसे करीबी तारा है वो इतना धुंधला और छोटा है कि बिना किसी शक्तिशाली टेलीस्कोप के उसे देखा ही नहीं जा सकता। सही कहा, वो हमारी आंखों के सामने पूरी तरह अदृश्य है। हाँ, और उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो आज की इस गहरी चर्चा का लक्ष्य यही है कि हम उन रिसर्च और साइंटिफिक रिपोर्ट्स का गहराई से विश्लेषण करें जो बताती हैं कि ये अदृश्य तारा और इसके इर्द गिर्द जो छिपी दुनिया है वो मानव सभ्यता का भविष्य कैसे बदल सकती है। और मैं बता दूं, इस तारे के साथ सबसे दिलचस्प विरोधाभास यह है कि ये एक ही समय में जीवन पनपने के लिए एक आदर्श जगह यानी हैबिटेबल जोन की पेशकश करता है और साथ ही किसी भी जीव के लिए एक भयानक दुस्वप्न जैसा माहौल भी बनाता है। एक बुरा सपना है ना। बिल्कुल। जीवन की संभावना और विनाश का ये जो अद्भुत संतुलन है, यही इस तारे को खगोल विज्ञान का सबसे अहम विषय बनाता है। तो दूरी के पैमाने से ही शुरू करते हैं। जब प्रॉक्सिमा सेंटोरी की बात होती है तो 4.24 प्रकाश वर्ष का आंकड़ा सामने आता है। मतलब सुनने में ये संख्या बहुत छोटी लगती है। हाँ, जैसे अंतरिक्ष के पैमाने पर बस अगले ही मोहल्ले की बात हो। एकदम। लेकिन अगर इंसान अपने अब तक के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 को, जो लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से जा रहा है, उसे भी प्रॉक्सिमा की तरफ भेजे तो उसे वहां पहुंचने में 73,000 साल लगेंगे। 73,000 साल? ओहो! हाँ, 73,000 साल पहले इंसान धरती पर गुफाओं में रहना सीख रहा था। तो ये दूरी का स्केल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूरी के अलावा इसका भौतिक स्वरूप भी, मतलब वो भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। इसे एक अनुपात से समझते हैं। अगर हमारा सूरज एक बड़े बास्केटबॉल के आकार का है तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिर्फ एक गोल्फ बॉल जितना है। बस एक गोल्फ बॉल? हाँ, सूरज के आकार का महज 12%। ऊर्जा के मामले में तो ये सूरज की तुलना में सिर्फ 0.0017% एनर्जी ही अंतरिक्ष में छोड़ता है। इसका मतलब तो इसका तापमान भी बहुत कम होगा, क्योंकि सूरज की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी शायद वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पर सुलग रहा है। सिर्फ 3000? बिल्कुल। इसके पीछे सीधा सा कारण इसका एक रेड ड्वार्फ तारा होना है। सूरज जैसे तारों में कोर में ऊर्जा पैदा होती है और रेडिएशन के जरिए बाहर आती है। हाँ, वो तो बेसिक फिजिक्स है। लेकिन रेड ड्वार्फ तारे पूरी तरह से कन्वेक्टिव होते हैं। मतलब आसान भाषा में, जैसे पानी उबलता है, गर्म हिस्सा ऊपर आता है और ठंडा हिस्सा नीचे जाता है। एकदम सही। वैसे ही इस तारे का पूरा प्लाज्मा लगातार उबलता और घूमता रहता है। इस प्रक्रिया की वजह से ये अपने ईंधन यानी हाइड्रोजन को बहुत धीरे धीरे और कंजूसी से जलाता है। इसी धीमी प्रक्रिया की वजह से इसकी रोशनी इतनी कम है। हाँ, लेकिन इस छोटे से ठंडे और धुंधले तारे ने 2016 में खगोल विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। वैज्ञानिकों ने इसके चक्कर लगाता हुआ एक ग्रह खोजा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। प्रॉक्सिमा बी, हाँ। और सबसे बड़ी खबर ये थी कि ये ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। ये पृथ्वी से आकार में लगभग 1.17 गुना बड़ा है, एक तरह से पृथ्वी का एक थोड़ा भारी जुड़वा। लेकिन इसका एक साल सिर्फ 11.2 दिन का होता है। 11.2 दिन? मतलब पृथ्वी के 11 दिन में वहां का पूरा साल खत्म? बिल्कुल। 11.2 दिन का साल होने का सीधा भौतिक अर्थ ये है कि ये अपने तारे के बहुत ही ज्यादा करीब है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का सिर्फ 5%। तो यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल उठता है। अगर कोई ग्रह अपने तारे के इतने करीब है, मतलब सिर्फ 5% दूरी पर, तो उसे वीनस की तरह जलकर राख हो जाना चाहिए था, है ना? ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। हाँ, क्योंकि पृथ्वी सूरज के हैबिटेबल जोन में है, जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। अगर पृथ्वी सूरज के 5% दूरी पर चली जाए तो समुद्र उबलने लगेंगे और चट्टानें पिघल जाएंगी। फिर प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की संभावना कैसे हो सकती है? यहीं पर यहीं तारे की तापमान और हैबिटेबल जोन का सीधा संबंध काम आता है। चूंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक बहुत ही ठंडा तारा है, इसका जो हीटिंग जोन या कह लें हैबिटेबल जोन है, वो तारे के बहुत करीब सिकुड़ जाता है। अच्छा, मतलब आग छोटी है तो? हाँ,
इसे ऐसे देखा जा सकता है, अगर कोई बहुत छोटी सी आग जल रही है तो गर्मी महसूस करने के लिए उसके एकदम करीब बैठना पड़ेगा। प्रॉक्सिमा बी को तरल पानी बनाए रखने के लिए तारे के इतने करीब होना ही था। समझ गई। लेकिन इतने करीब जाने की एक भारी भौतिक कीमत चुकानी पड़ती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम यहाँ बहुत क्रूर हो जाते हैं। टाइडल फोर्स, है ना? बिल्कुल। जब कोई ग्रह तारे के इतने करीब होता है तो तारे का प्रचंड गुरुत्वाकर्षण ग्रह के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग बल डालता है। सामने वाले हिस्से पर ज्यादा खिंचाव होता है और पीछे वाले हिस्से पर कम। इस टाइडल फोर्स की वजह से ग्रह के घूमने की गति धीमी होने लगती है, जब तक कि वो पूरी तरह से टाइडली लॉक्ड न हो जाए। हाँ, टाइडली लॉक्ड। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मैकेनिज्म है। इस लॉकिंग का नतीजा ये होता है कि प्रॉक्सिमा बी का एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की तरफ रहता है। बाप रे। उस हिस्से पर परमानेंट दिन है, कोई रात नहीं। लगातार तारों की गर्मी से वो हिस्सा एक धधकता हुआ रेगिस्तान बन चुका होगा। और जो हिस्सा तारे से उल्टी दिशा में है वहां कभी सूरज नहीं उगता, हमेशा अंधेरा और जमा देने वाली ठंड, बर्फी बर्फ। तो जीवन के लिए बस एक ही जगह बचती है, इन दोनों हिस्सों के बीच की एक पतली सी पट्टी, जिसे टर्मिनेटर जोन कहा जाता है। हाँ, टर्मिनेटर जोन। जहां दिन और रात मिलते हैं वहां हमेशा एक सूर्यास्त या सूर्योदय जैसा धुंधला प्रकाश रहता होगा। लेकिन इस टर्मिनेटर जोन का मौसम भी किसी सामान्य ग्रह की तरह नहीं होगा। अगर ग्रह पर वायुमंडल है तो गर्म हिस्से की हवा तेजी से ठंडे हिस्से की तरफ भागेगी, क्योंकि तापमान में इतना बड़ा अंतर है। बिल्कुल। इससे ऐसे भयानक और स्थायी तूफान पैदा होंगे जिनकी गति पृथ्वी के किसी भी तूफान से कई गुना ज्यादा होगी। यह हवाएं ही उस ग्रह का तापमान संतुलित करने की कोशिश कर रही होंगी। मौसम की ये चरम स्थिति ही काफी डरावनी है। लेकिन टर्मिनेटर जोन में छुपकर बैठना भी जीवन की गारंटी नहीं है ना? वो क्यों? क्योंकि रेड ड्वार्फ तारे छोटे होने के बावजूद मैग्नेटिक रूप से बेहद हिंसक होते हैं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, रेड ड्वार्फ में प्लाज्मा लगातार ऊपर नीचे उबलता रहता है। इस उबलने की वजह से तारे का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा उलझ जाता है। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और जब ये उलझा हुआ मैग्नेटिक फील्ड रबर बैंड की तरह टूटता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे स्टेलर फ्लेयर्स कहते हैं। हाँ, और ये फ्लेयर्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि 2019 में, मतलब 2019 में, एक फ्लेयर ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी की चमक को कुछ ही सेकंड्स में 14,000 गुना बढ़ा दिया था। 14,000 गुना? ओहो। अगर 1859 में पृथ्वी पर आए कैरिंगटन इवेंट की बात करें, जहां सूरज से निकले एक सोलर फ्लेयर ने टेलीग्राफ लाइनों में आग लगा दी थी, तो वो प्रॉक्सिमा के इस फ्लेयर के सामने एक मामूली चिंगारी जैसा लगेगा। बिल्कुल। प्रॉक्सिमा बी अपने तारे के इतना करीब है कि वो इन फ्लेयर्स के सीधे निशाने पर है। ये ऐसा है जैसे कोई ग्रह लगातार एक ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव ओवन के अंदर उबल रहा हो, जहां रेडिएशन की लहरें बार बार उससे टकरा रही हों। सही कहा। और जब इतना प्रचंड एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसी ग्रह से टकराता है तो वो उसके वायुमंडल के कणों को इतनी ऊर्जा दे देता है कि वे कण गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष मोड़ जाते हैं। इसे ही एटमॉस्फेरिक स्ट्रिपिंग कहते हैं ना? हाँ, एटमॉस्फेरिक स्ट्रिपिंग। अगर प्रॉक्सिमा बी का वायुमंडल ऐसे ही उड़ गया है तो वहां जीवन की कोई संभावना नहीं बचेगी। पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में खो जाएगा। ये एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। मतलब एक ग्रह जिसका आधा हिस्सा आग है, आधा बर्फ है, जहां भयानक तूफान चल रहे हैं और जो लगातार एक माइक्रोवेव की तरह रेडिएशन में पक रहा है। स्थिति बहुत भयंकर है। लेकिन जीव विज्ञान का इतिहास बताता है कि जीवन बहुत जिद्दी होता है। वो कैसे? पृथ्वी के समुद्र की गहराइयों में डीप सी वेंट्स मौजूद हैं, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। पानी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है और दबाव हड्डियों को चूर कर देने वाला होता है। फिर भी वहां बैक्टीरिया और कुछ जीव पनपते हैं। अरे हाँ, ये तो है। इसके अलावा अंटार्कटिका की मीलों मोटी बर्फ के नीचे भी सूक्ष्म जीव पाए गए हैं। जीवन को मुख्य रूप से एक ऊर्जा का स्रोत और एक लिक्विड मीडियम चाहिए। तो क्या प्रॉक्सिमा बी पर, अगर प्रॉक्सिमा बी के पास पृथ्वी जैसा एक बहुत ही मजबूत मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो वो इन स्टेलर फ्लेयर्स के रेडिएशन को ग्रह के ध्रुवों की तरफ मोड़ सकता है, जो एक ढाल का काम करेगा। और अगर वहां एक घना वायुमंडल हुआ या एक बहुत गहरा समुद्र हुआ, तो पानी की मोटी परत रेडिएशन को रोक सकती है। जीव सतह पर ना रहकर पानी की गहराइयों में विकसित हो सकते हैं। बिल्कुल। ये सब सैद्धांतिक है, लेकिन असंभव नहीं है।
और इस पूरी चर्चा में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब पता चला कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी अकेला ग्रह लेकर नहीं बैठा है। वहां एक पूरा मिनी सोलर सिस्टम है। हाँ, ये खोज बहुत अमेजिंग थी। 2019 में प्रॉक्सिमा सी खोजा गया, जो पृथ्वी से करीब 7 गुना भारी है। लेकिन ये इतना दूर है कि वहां का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस है। और फिर 2020 में प्रॉक्सिमा डी के संकेत मिले, जो आकार में मार्स से भी मतलब मंगल ग्रह से भी छोटा है और तारे के बहुत करीब चक्कर लगा रहा है। मतलब एक पूरी ग्रह प्रणाली। हाँ, एक पूरी ग्रह प्रणाली की मौजूदगी ये साबित करती है कि ये जगह खगोलीय दृष्टिकोण से कितनी सक्रिय है। यही वजह है कि वैज्ञानिक केवल दूरबीन से देखने तक सीमित नहीं रहना चाहते, वे वहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन 73,000 साल का सफर कोई इंसान तो तय नहीं कर सकता। नहीं, इंसान का जाना तो फिलहाल मुमकिन नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट की। 2016 में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग और यूरी मिलनर ने इस विचार को सामने रखा। योजना बड़े स्पेसक्राफ्ट भेजने की नहीं है, बल्कि कुछ ग्राम वजन वाले स्टारशिप्स भेजने की है। स्टारशिप्स? हाँ, ये डाक टिकट जितने छोटे उपकरण होंगे, जिनमें कैमरा, नेविगेशन और ट्रांसमीटर, सब कुछ नैनो स्केल पर मौजूद होगा। और इन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए जिस भौतिकी का इस्तेमाल होगा वो बहुत ही शानदार है। इन स्टारशिप्स के साथ एक लाइट सेल जुड़ा होगा, एक बहुत ही पतला, हल्का और रिफ्लेक्टिव पाल। पृथ्वी से बहुत ही शक्तिशाली लेजर बीम्स की एक एरे इन सेल्स पर फायर की जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, रोशनी या फोटॉन्स में तो कोई द्रव्यमान या मास नहीं होता ना? हाँ, मास नहीं होता। तो अगर मास नहीं है तो वो धक्का कैसे मारेंगे? ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब फोटॉन्स इस लाइट सेल से टकराकर रिफ्लेक्ट होंगे तो वे अपना मोमेंटम उस सेल को ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, मोमेंटम। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे समुद्र में एक नाव हवा के धक्के से चलती है। बस यहाँ हवा की जगह लेजर बीम के फोटॉन्स पाल पर लगातार टकराकर उसे आगे धकेल रहे हैं। अंतरिक्ष में कोई घर्षण या फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए लगातार लेजर पड़ने से इसकी गति बढ़ती ही जाएगी। और गति का लक्ष्य क्या है? गति का लक्ष्य है प्रकाश की गति का 20%। 20%? मतलब लगभग 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल। इस स्पीड पर वे स्टारशिप्स केवल 20 से 25 साल में प्रॉक्सिमा सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। ये तो कमाल है। लेकिन गति तो हासिल हो जाएगी, पर अंतरिक्ष पूरी तरह से वैक्यूम नहीं है। वहां धूल के बारीक कण तैरते रहते हैं। स्पेस डस्ट। हाँ, अगर कोई चीज 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ रही है तो धूल का एक मामूली सा कण भी उससे टकराकर किसी गोली या मिसाइल जैसा असर करेगा। जो काइनेटिक एनर्जी उस टकराव से पैदा होगी वो स्टारशिप को तुरंत वाष्प बना देने के लिए काफी है। इस खतरे से कैसे निपटा जाएगा? ये इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। इस चुनौती से निपटने के लिए स्टारशिप्स के आगे एक एब्लेटिव शील्ड लगाने पर विचार हो रहा है। एब्लेटिव शील्ड? हाँ, ये एक ऐसी परत होगी जिसका काम ही धूल के कणों से टकराकर वाष्पित होना होगा, ताकि जो मुख्य चिप है वो सुरक्षित रहे। इसके अलावा कई गीगावाट की पावर वाले लेजर एरे बनाना और उन्हें वायुमंडल के पार बिल्कुल सटीक निशाने पर फोकस करना, ये भी एक विशाल चुनौती है। मानव इतिहास का एक अभूतपूर्व क्षण होगा। पहली बार किसी दूसरे स्टार सिस्टम की करीब से ली गई तस्वीरें पृथ्वी पर वापस आएंगी। और जो तस्वीरें मिलेंगी वो सिर्फ एक तारे की नहीं होंगी। हाँ, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी अकेला नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी दरअसल एक बहुत बड़े और जटिल ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जिसे अल्फा सेंटोरी सिस्टम कहते हैं। अल्फा सेंटोरी सिस्टम में 3 तारे हैं ना? हाँ, अल्फा सेंटोरी ए जो हमारे सूरज के आकार और तापमान के करीब है, अल्फा सेंटोरी बी जो उससे थोड़ा छोटा है। ये दोनों तारे एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी इन दोनों से गुरुत्वाकर्षण के जरिए बंधा हुआ तो है, लेकिन बहुत दूर है, लगभग 13,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, यानी 13,000 AU। हाँ, एक AU यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी। इस भारी दूरी की वजह से प्रॉक्सिमा को इन दोनों बड़े तारों का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 5 लाख साल लग जाते हैं। 5 लाख साल? ये अंतरिक्ष के पैमाने पर एक बहुत ही धीमा ब्रह्मांडीय नृत्य है। और इस कॉस्मिक डांस के दौरान ही खगोलविद ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिट मेथड वो क्या है? जब प्रॉक्सिमा बी अपने तारे और हमारी दूरबीनों के बीच से गुजरता है
तो तारे की रोशनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। उस हल्की सी डिमिंग से ही ग्रह के आकार और उसके ऑर्बिट का पता चलता है। ओहो, ट्रांजिट मेथड की बात से एक बहुत ही गहरी कॉस्मिक आयरनी दिमाग में आती है। मतलब पृथ्वी भी तो सूरज के चक्कर लगा रही है। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये मुमकिन है कि ठीक इसी समय प्रॉक्सिमा बी या किसी अन्य ग्रह पर मौजूद कोई तकनीकी रूप से विकसित सभ्यता अपने उपकरणों से सूरज की रोशनी को थोड़ा सा कम होते हुए देख रही हो? ये सोचने वाली बात है। वे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और मीथेन के निशान खोज रहे होंगे। दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के लिए ब्रह्मांडीय दर्पण की तरह काम कर सकती हैं, जो एक ही समय में एक दूसरे को खोज रही हों। ब्रह्मांड के आकार को देखते हुए यह संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन मैं बता दूं, प्रॉक्सिमा सेंटोरी का महत्व सिर्फ वर्तमान की खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका भविष्य सूरज के भविष्य से कहीं ज्यादा विशाल है। वो कैसे? सूरज की कुल उम्र लगभग 10 अरब साल होती है। इसके बाद वह फूलकर एक रेड जायंट बनेगा और फिर एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे रेड ड्वार्फ तारे अपनी ऊर्जा को इतनी किफायत से जलाते हैं कि वे ट्रिलियंस मतलब खरबों सालों तक जीवित रह सकते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी का अनुमानित जीवन काल लगभग 4 ट्रिलियन साल है। 4 ट्रिलियन से एक होगा। इसके साथ ही खगोलीय गतियां भी लगातार बदल रही हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमेशा हमारा सबसे करीबी तारा नहीं रहेगा। अंतरिक्ष में सब कुछ गतिमान है और हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी वर्तमान में हमारे सौरमंडल की तरफ आ रहा है। आज से लगभग 26,000 साल बाद ये अपने सबसे करीबी बिंदु पर होगा और उसके बाद ही हमसे दूर जाने लगेगा। करीब 33,000 साल बाद एक दूसरा रेड ड्वार्फ तारा रॉस 248 हमारा नया ब्रह्मांडीय पड़ोसी बन जाएगा। हाँ, रॉस 248। अब तक प्रॉक्सिमा हमारा पड़ोसी है। ये तारों तक पहुंचने का पहला स्टेपिंग स्टोन है। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में फैली एक सामान्य घटना है या फिर पृथ्वी एक रेयर अपवाद है। और अगर वहां जीवन नहीं भी मिलता है तो हैबिटेबिलिटी की भौतिक सीमाओं का पता चलेगा। ये समझ में आएगा कि क्या टाइडली लॉक्ड ग्रहों और स्टेलर फ्लेयर्स के बीच बायोस्फीयर का निर्माण किसी भी परिस्थिति में संभव है या नहीं। तो आज के इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए एक ऐसे विचार पर गौर करना चाहिए जो विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को मिलाता है। वो क्या है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी 4 ट्रिलियन साल तक जीवित रहेगा। पृथ्वी पर जीवन को विकसित होने में लगभग 3.5 से 4 बिलियन साल लगे हैं। इस दौरान एक कोशिकीय जीव से लेकर अंतरिक्ष में यान भेजने वाले इंसान इवॉल्व हुए हैं। हाँ बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि प्रॉक्सिमा बी या किसी ऐसे ही ग्रह पर जीवन पनप चुका है और वो उन भयानक फ्लेयर्स और चरम मौसम में जीवित रहना सीख गया है। उस जीवन के पास विकसित होने के लिए अरबों नहीं बल्कि खरबों साल का समय है, लगभग अनंत समय। इवोल्यूशन के नजरिए से इतनी लंबी अवधि में क्या हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी कोई जैविक मॉडल नहीं कर सकता। 4 ट्रिलियन साल के विकास के बाद जीवन का स्वरूप कैसा होगा, यह तो भौतिकी के वर्तमान नियमों के दायरे से बाहर लगता है। क्या ये संभव नहीं कि इतनी लंबी अवधि में कोई सभ्यता भौतिक शरीरों की, जैविक जरूरतों की या मशीनों की सीमाओं को ही पीछे छोड़ दे? हाँ, एक सिंगुलैरिटी की तरह। बिल्कुल। इतने समय में विकास का चरम शायद शुद्ध ऊर्जा या एक ऐसी चेतना में बदल जाना हो सकता है जिसे हम आज समझ ही नहीं सकते। जब भविष्य में स्टारशिप्स प्रॉक्सिमा सिस्टम में प्रवेश करेंगे तो शायद वहां कोई ऐसा एलियन ना मिले जो ग्रहों की सतह पर चलता हो। ये बहुत ही गहरा विचार है। वहां शायद एक ऐसी उपस्थिति हो जो स्पेस और टाइम से परे जा चुकी हो। एक ऐसा जीवन जो उस अदृश्य तारे की तरह ही हमारी नजरों से छुपकर पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर रहा हो। विज्ञान हमेशा सवालों से शुरू होता है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सामने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सवाल बनकर मौजूद है।